गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र जो है हमारा उसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नेम है संसाधन के रूप में लोग। कि जो लोग होते हैं उनका संसाधन के रूप में किस तरह से यूज़ होता है। हमने एक पहला चैप्टर पढ़ा था पालमपुर गांव की कहानी। उसमें हमने ये देखा कि जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उसके लिए 4 जो कारक होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारक क्या था? भूमि से जुड़ा हुआ। दूसरा था श्रम, और तीसरा था पूंजी, और चौथा था मानव पूंजी। 3 जो कारक थे पहले 3 कारक, उनकी जानकारी हम वहाँ से हासिल कर चुके थे। उनके बारे में जो भी डिस्कशन करना था वो उस चैप्टर में कर चुके हैं। अब जो ये चैप्टर जो स्पेशल बनाया गया, ये चौथे कारक के लिए बनाया गया, जिसे हम कहते हैं मानव पूंजी। और मानव पूंजी क्या है? मतलब जो श्रम, मतलब मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी वो है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य जो है अपने ज्ञान और अपनी सूझबूझ से अन्य जो कारक हैं, मीन्स भूमि है, श्रम है और पूंजी है, उनको मिलाकर उत्पादन को तैयार करता है। तो वो जो फैक्टर है वही हमारा मानव पूंजी के अंदर आता है। आज हम इसकी जो रीडिंग कर चुके थे उसमें हम लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। एक तो स्कल की कहानी थी और एक जो लड़का था वो था दूसरा एक विलास। दो बच्चों के बारे में पढ़ा था। जो शकल जो था वो एक बड़ा इंसान बन जाता, मतलब एक पैसे वाला इंसान बन जाता, कंपनी में अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन जो विलास होता है वो गरीबी में जीवन यापन करता है। ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम उसके बारे में आगे चैप्टर की रीडिंग करते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिये का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, मतलब जो मजदूरी का काम करती थी। उसकी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। मतलब जो अगर शकल का जो मैटर देखें ना, तो उसमें जो उसकी गुणवत्ता थी उसको किसने बढ़ाया? उसकी जो शिक्षा थी ना, उसकी शिक्षा ने उसकी जो मेहनत करने की जो क्वालिटी थी उसको बढ़ाया। मेहनत करने की जो ताकत थी वो शिक्षा की वजह से उसके अंदर बढ़ी। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। इससे मतलब जो उसकी कुल उत्पादकता थी, मतलब प्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ वो उसी की वजह से हुआ। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। मान लो अगर आप एक अच्छा उत्पादन कर रहे हो तो वो उत्पादन जो कर रहे हो ना आप, वो अपने ही लिए नहीं, आपके देश के लिए भी होता है। नेक्स्ट, इसके बदले में व्यक्ति को अपने वेतन के रूप में या फिर उसकी पसंद के किसी का दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। कहते हैं कि इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। कहते हैं कि जो हम मतलब उत्पादन करते हैं ना, वो देश के उत्पादन में मतलब जो है वो हेल्प करता है, उसकी वृद्धि में हेल्प करता है। उसके बदले हमें क्या मिलता है? या तो वेतन मिलता है या फिर कुछ और हमारा जो पसंद का जो प्रतिफल होता है वो मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मतलब उसकी माँ की तरह वो क्या था? एक अकुशल था, अच्छे से उसके अंदर कोई स्किल नहीं थी। अगर एजुकेशन मिल जाती तो स्किल डेवलप होती, और न तो उसके अंदर एजुकेशन थी और ऊपर से स्वास्थ्य भी उसका गिरा हुआ था, ठीक स्वास्थ्य नहीं था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। मान लो अगर आज आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो बेटा, तो उसका प्रतिफल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत हाई फ्यूचर होगा आपका। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। मतलब जैसे अगर आप ज़मीन के ऊपर पैसा लगाते हो ना, ज़मीन या किसी पूंजी में पैसा निवेश करते हो, उसी तरह लोगों में निवेश करना चाहिए। मतलब लोगों की शिक्षा के ऊपर निवेश करना चाहिए, इनके ऊपर खर्चा करना चाहिए। व्यक्ति शेयरों या
तथा बॉन्डों के उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करते हैं। अब देखो, जो हम पूंजी वगैरह में निवेश करते हैं उसमें जैसे जो शेयर मार्केट होती है वहाँ भी तो लोग अपना इनमें पैसा इन लगाते हैं, तो उसके अंदर पैसे क्यों लगाते हैं कि ताकि हमें बहुत ज़्यादा वो जो है प्रॉफिट हो सके। तो ऐसा ही बहुत बड़ा प्रॉफिट कब होगा, जब हमें शिक्षा और चिकित्सा की सेवा मिलेगी अच्छी, और हम उसका यूटिलाइज भी करेंगे। अब सुविधाएं तो हैं लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ये नुकसान हमारा ही है। नेक्स्ट, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यदि यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, मीन्स जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो क्या, उन्हें पता है कि जो एजुकेशन है उसकी क्या वैल्यू है। देखो मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ व्यक्तियों को भी नहीं पता, अनपढ़ व्यक्ति भी इसकी कीमत को समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर उनके बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो उनका जीवन बहुत ही सुखदायक हो जाएगा, वरना उनको भी उन्हीं की तरह कष्ट भोगने पड़ेंगे। और जो एजुकेटेड है बेटा वो तो अच्छे से बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है, जो स्टडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। मतलब बच्चे का ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की नहीं, उनके खान पान पे भी ध्यान रखते हैं, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर भी फोकस किया जाता है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। मतलब स्कूल की जो शिक्षा है या स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है उनकी किस तरह से पूर्ति करनी है वो भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्कर बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे समाज में जो खुद अनएजुकेटेड है, मतलब जो खुद अशिक्षित है और मतलब एक ऐसा माहौल में रहने लग रहे हैं जो एक अच्छा माहौल नहीं कह सकते हम जिसे, और वो अपने बच्चों को भी वैसा ही परिवेश दे रहे हैं, वैसे वातावरण में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वे सुविधाएं नहीं दे पा रहे जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके। नेक्स्ट, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। देखो जापान एक बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री के अंदर काउंट होती है। क्यों काउंट होती है? आप अगर अच्छे से वहाँ की ऑब्जर्वेशन करो ना तो आप देखोगे वहाँ पर एजुकेशन वगैरह जो है, मतलब जो मानव संसाधन है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो देश ना मानव संसाधन पर ज़्यादा पैसा लगाता है जिस देश के अंदर, वो देश हमेशा क्या करता है, तरक्की कर पाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। मतलब क्या करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं वो सारा प्राकृतिक संसाधन जो है। वे कैसे धनी बने, विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और जो लोगों की शिक्षा थी वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। अब देखो, अच्छी शिक्षा उनके पास, अच्छा स्वास्थ्य है, फिर उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन थी और जो पूंजी थी उसका अच्छे से यूटिलाइज़ किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी उन लोगों के माइंड में आई, जो तकनीकी ज्ञान उन लोगों को था, उसी का उन्होंने क्या किया, फिर अच्छे से उपयोग किया और अपने देश को क्या बनाया, एक अमीर देश के रूप में आगे बढ़ाया। इसके बाद जो हमारा रीडिंग का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से है। आगे है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, कि जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं उनके जो आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए कार्य हैं वो क्या है, क्रियाकलाप क्या है। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मतलब विलास और जो शकल था उन्हीं की तरह लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी, मतलब एक कंपनी में। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। ये देखो, आपने जब 8th क्लास में जो भूगोल थी आपकी, जियोग्राफी थी, उसमें आपके सामने आया था कि जो क्रियाकलाप होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? देखो बिल्कुल इजी था, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, शायद आपको ध्यान हो तो, अगर नहीं है तो अब अच्छे से समझ लेना कि जो प्रथम जो होता है वो कृषि से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कृषि उसके अंदर आता है, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन आदि जो है वो इसमें शामिल है। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा द्वितीयक जो क्षेत्र होता है उसमें विनिर्माण शामिल होता है। विनिर्माण क्या होता है? मतलब अब खेत में गन्ना तैयार होगा, अब गन्ना जो तैयार हो गया ना, उससे जो उसका जो गुड़ बनाया जा रहा है, उससे जो चीनी बनाई जा रही है, उससे जो शक्कर बनाई जा रही है, ठीक है। अब जो कॉटन है, कपास है, खेत में तैयार तो होगी, उससे जो कपड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं विनिर्माण में, मतलब प्रोसेसिंग की जाती है किसी जो पहले वाले जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन तैयार होता है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो द्वितीयक क्षेत्र में की जाती है, उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि विनिर्माण शामिल है। और फिर तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र प्रथम और द्वितीय दोनों की सेवाओं में लगा होता है, मतलब इन दोनों को इंटरलिंक करने का काम करता है। मान लो अब गेहूँ तैयार होगी तो गेहूँ को विनिर्माण मतलब किसी फैक्ट्री तक पहुंचाना है, कारखानों तक पहुंचाना है, उसमें व्यापारी है, परिवहन के साधन है, संचार के साथ बैंक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? इन्वॉल्व होंगी। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, परिवहन आएगा, संचार मतलब जो हम टेलीफोनिकली या जो मैसेज वगैरह करते हैं वो सब, बैंकिंग सिस्टम है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन सेवाएं हैं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। अब जो तृतीय का क्षेत्र होता है ना, उसको सेवा का क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये इन दोनों की सेवाओं में लगा होता है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो भी सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि वो इन दोनों तरह के क्षेत्रों के लोगों की क्या करते हैं? सेवा में सहयोग करते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि वर्धन करते हैं। अब जो ये सारे के सारी क्रियाकलाप है ना, ये किस में वृद्धि करते हैं? ये जो राष्ट्रीय आय होती है उसके जो मूल्य होते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या क्रियाएं कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। आर्थिक क्रियाओं के जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक तो बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं। मतलब बाजार क्रियाएं वो होती हैं, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। मतलब जो बाजार वाली काम होंगे ना, बाजार की जो आर्थिक क्रियाएं होंगी वहाँ पर क्या किया जाएगा? जो भी काम वहाँ पर करवाया जाएगा बाजार के अंदर, उसके बदले में क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। उस वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्या किया जाता है? आपको भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवा का उत्पादन शामिल है। इसमें जो सरकारी सेवा करते हैं या सरकारी सेवा के साथ साथ जो वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है ना, वो भी शामिल आ जाता है। फिर आता है गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय सब उपभोग के लिए उत्पादन, मतलब जो चीज़ें सिर्फ खुद के लिए तैयार की जाती है ना, उनको कहते हैं, वो आती हैं हमारी गैर बाजार क्रियाएं। मीन्स अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, तो वो तो आएंगी गैर बाजार। और जो दूसरों के लिए तैयार की जाती हैं एक वेतन के रूप में, पारिश्रमिक कि उसके बदले हमें पारिश्रमिक मिलेगा, मेहनताना मिलेगा, तो वो आएंगी हमारी बाजार वाली क्रियाओं में। उसके बाद हमारा है टॉपिक, आगे रीडिंग करते हैं। प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन होता है। प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन होता है। मतलब कहते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादन होते हैं ना, उनका जो उपभोग होता है, उनका जो यूज़ किया जाता है, और जो प्रसंस्करण होता है मतलब उनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे अब गन्ना तैयार हो गया, कपास तैयार होगी, उसकी जो प्रोसेसिंग करके उससे जो कपड़ा वगैरह बनेगा, और तथा अचल संपत्ति का अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन होता है। मतलब जो अचल संपत्ति है, जो एक ही जगह फिक्स होती है, डिपॉजिट होती है, वो उनकी बात कर रहे हैं। उन सब का क्या होता है? सबलेखा उत्पादन होता है, वो खुद के लिए उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, जो क्रियाकलाप है बेटा, ये आप खुद रीड कर लेना एक बार और अपने आप ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन है। मतलब ऐतिहासिक मतलब अगर इतिहास और हमारी संस्कृति जो परंपराएं हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो जो परिवार है ना, उसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो काम है, जो काम करने
काम करने के तरीके हैं उनको उनका एक विभाजन है, मतलब अलग अलग है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी जो है वो बूटा जो है वो खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो उसकी माँ है वो तो क्या कर रही है, सिर्फ एक घरेलू कामों में व्यस्त है और उसके पिता जो है वो बाहर जो काम है वो उनको निपटाते हैं। और शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। अब देखो जो शीला है, मतलब जो शकल की माँ है, वो इतना काम करती है तो उसके बदले में जो वो परिवार का देखो पालन पोषण करने लग रही है ना, लेकिन उसके बदले में उसको कोई भी भुगतान नहीं मिलता, उसको कोई पैसा नहीं देता था। जैसे हमारे घर में, हमारे घरों से ही ले लो, हमारे घर में हमारी मम्मी है या हमारे घर की जो औरतें होती हैं वो हमारे घर का इतना सारा काम करती है। आपकी मदर है, जैसे आपकी मदर इतना सारा काम करती है, तो क्या बदले में आपके द्वारा या आपके पापा के द्वारा उन्हें कोई हमारे परिवार द्वारा उन्हें कोई तनख्वाह या कोई वेतन वगैरह दिया जाता है? नहीं दिया जाता। कोई किसी तरह का उनको हम मतलब उनके लिए कोई भुगतान नहीं करते। बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। हाँ, ये कहा जाता है, ये फैक्टर है कि जो परिवार में महिलाएं सेवाएं देती हैं उनको उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई उनको कुछ भी नहीं मिलता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता और उनकी जो सेवाएं होती हैं ना, मतलब खाना बनाना, ये सब जो घरेलू काम जो होते हैं उसको फिर किस में नहीं काउंट करते? राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते। राष्ट्रीय आय जो है वो मतलब पूरे देश की जो इनकम होती है उसी को बोला जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है, मतलब इसके अपोजिट देखो विलास की माँ है। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। मतलब महिलाओं को पैसा कम मिलता है, महिलाओं को तनख्वाह वगैरह कम मिलती है जब वो बाजार में जाकर, मतलब श्रम बाजार में जाकर जो मेहनताना घर से बाहर निकल कर मेहनत करती है, तो उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय और उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। मतलब उनके पुरुष जो हैं, पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आयु और उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब जो उनकी आय है या जो उनकी शिक्षा है या जो उनका कौशल है वो किस आधार पे तय किया जाएगा? वो उनके साथ जो पुरुष काम करता है उसी के हिसाब से, क्योंकि वो भी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या कर रही है? काम कर रही है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। मतलब शिक्षा क्या करती है? हमें जो भी आर्थिक अवसर मिल रहे हैं, पैसा कमाने के जो अवसर मिल रहे हैं उसको हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अब देखो, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है और उसके अंदर कोई अच्छी स्किल है, उस शिक्षा की वजह से वो बहुत अच्छे मतलब काम कई तरह के काम संभाल सकता है, तो क्या होगा? उसकी जो आय होगी ना वो एक प्रमुख निर्धारक बनेगी। ठीक है, उसकी शिक्षा और कौशल की वजह से वो क्या कर सकता है? अपनी आय को बढ़ा सकता है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और अन्य कौशल स्तर होते हैं। अब देखो, महिलाओं को घर से हम कम ही निकलने देते हैं, तो इसकी वजह से उनकी शिक्षा भी कम होती है और जो कौशल होते हैं उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं काम करने की वो कम होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। और ये एक चीज़ भी है बेटा, अब तो देखो कई जगह पर तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी इतना ज़्यादा नहीं है चेंज। महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है, मतलब पारिश्रमिक जो दिया जाता है वो कम दिया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती या तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। और ये भी आप देख सकते हो, ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी जगहों पे काम करती है जहाँ पर न तो उनके रोजगार की सुरक्षा है, मतलब कभी भी उनको हटाया जा सकता है, और दूसरा कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है कि अगर कल को उनके साथ कुछ घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पर कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर अनियमित रोजगार है, रोजगार रेगुलर नहीं मिलता, हर रोज़ उनको काम नहीं मिलता। और दूसरा जो मिलता है उसमें आय जो होती है, जो पैसे मिलते हैं वो निम्न आय है, मतलब ये इसकी विशेषता होगी। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अब ये जो डिपार्टमेंट, ये जो महिलाएं हैं ना जो यहाँ पर इनमें काम करती हैं, मतलब बिना कौशल के बिना शिक्षा के, वहाँ पर उनका जो प्रसूति अवकाश होता है, मीन्स अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो अगर प्रेग्नेंट है और मान लो किसी
किसी जगह पर काम कर रही है, अब प्रेग्नेंट है वो, तो उसको क्या चाहिए, उसको कई महीने का अवकाश चाहिए, कई महीनों की छुट्टी चाहिए, तो उसको वो अवकाश नहीं दिया जाएगा। अगर उसको छुट्टी दी जाएगी ना, तो उसके बदले में उसकी तनख्वाह काटी जाएगी, कोई पैसा उसको नहीं दिया जा रहा। शिशु देखभाल, और देखो अब डिलीवरी मतलब बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद उसकी देखभाल भी करनी है, तो एक 5-6-7 महीने तो ज़रूरी है उसको उसके पास रहने की, तो वो भी सुविधा उसको नहीं दी जाती। अगर वो अपने घर पे अपने बच्चे की देखभाल करती है तो उसकी तनख्वाह फिर भी काटी जाती है। और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। और भी जो बहुत सारी समाज से जुड़ी हुई सुविधाएँ हैं जो औरत को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दी जाती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी जिन औरतों के पास अच्छी शिक्षा है और अच्छे कौशल है, उनको पुरुषों के बराबर क्या मिलता है, वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल मतलब संगठन के रूप में काम करने वाले क्षेत्र हैं, वहाँ कौन से उनको दिखाई देता है, शिक्षण या चिकित्सा उनके लिए आर्थिक आकर्षक का केंद्र होता है। आप देख सकते हैं बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, औरतें हैं, वो टीचिंग लाइन में ज़्यादा हैं, या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये संगठित क्षेत्र है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। मतलब ये जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन में की तरफ लड़कियों का बहुत ज़्यादा रुझान है, लेकिन इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य है, मतलब पुलिस वगैरह है, सिविल IAS IPS वगैरह जो है, इनके अंदर और दूसरी तरह की जो सेवाएं हैं उनके अंदर भी अब महिलाओं ने क्या किया, शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां हासिल की है। इसमें भी अपना जो है मतलब अपना जो कद है वो ऊंचा किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा जो उच्च सतह की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर भी ये इन्वॉल्व है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। आप अपने घर की जो लेडीज़ हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं आपके घर में, उनसे आप पूछ सकते हो कि बड़ा होकर क्या बनना चाहती है। उसमें से मैं कहूँगा बहुत सारे तो कहेंगे जी टीचर बनना है, क्योंकि वो घर के माहौल की वजह से भी हो जाता है। लेकिन कुछ कहेंगी कि मुझे पायलट बनना है या ऐसा बनना, बहुत कम ऐसे आंसर जो आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की गुणवत्ता। ये जो टॉपिक है बेटा, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टाइम हम इसको करेंगे। तो हमने आज जो देखा, हमने देखा कि किस तरह से जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। हमारे ही जीवन में नहीं, वो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे से बदल सकती है। तो ये था बेटा हमारा आज का रीडिंग वर्क चैप्टर 1 का। आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। जो जनसंख्या वाला टॉपिक है, जनसंख्या की गुणवत्ता, उससे ऊपर तक जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से रीड करना है। और नोट्स में आप एक बार या बुक एक्सरसाइज में आप खुद देखो कि क्वेश्चन आंसर खुद देखोगे एक बार। अभी मैं ये नहीं कह रहा उनको याद कर लो, नहीं, एक बार खुद क्वेश्चन आंसर देखो कि जितना आपने रीड कर लिया क्या उससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आंसर हैं बुक एक्सरसाइज के अंदर। अगर है तो उनको एक बार अपने आप करने की कोशिश करो अपने लेवल पे। फिर अगली टाइम जो आपको मतलब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ में आपको नोट्स की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम वहाँ से सोल्व भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अब कुछ करके देखोगे तो वहाँ आपको और भी आसानी होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।